हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर टिश्यू का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू का अगला टाइप, वो है कनेक्टिव टिश्यू। आज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट 1 रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू एक लंबा सा टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्लूइड और वेस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड और वेस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। फ्लूइड क्या होता है? ब्लड, ठीक है। ब्लड के बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा। ब्लड में क्या क्या होता है सभी लोगों को पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं है, पढ़ाया जाएगा आपको अंदर में। तब तक मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। प्लाज्मा होता है और ब्लड का कुछ सेल्स होता है। सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो उसके बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आज मैं आपको पढ़ाऊँगा स्केलेटल टिश्यू के बारे में। स्केलेटल टिश्यू में फिर से आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक रहेगा बोन, एक रहेगा कार्टिलेज। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। इसका लेक्चर एक इसके बाद आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे 3 टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग नोट करते हैं इसको नोट कर सकते हैं टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, हो गया नोट? हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये नाम से क्लियर है। नाम से क्या क्लियर है कि ये कोई भी 2 चीज़ को कनेक्ट करने वाला होगा, जोड़ने वाला होगा, इसीलिए इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। एक लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, हो सकता है आपको करने में थोड़ा बहुत परेशानी हो, इसलिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको। चलिए शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम से क्लियर है कि ये किसी 2 चीज़ को कनेक्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। ये भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। स्पेशलाइज का मतलब सभी लोगों को पता है, अपने काम को क्या करना, ठीक ठाक कर लेना, कोई मतलब जनरल काम नहीं करना, ठीक है। एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशलाइज। जनरल मतलब होता है हर चीज़ कर देना, और एक होता है स्पेशलाइज। जैसे देखो, अगर घर बनता है तो अपने यहाँ क्या होता है, बिहार में क्या होता है, एक जो लेबर होता है ना, उससे आप पूछोगे तो उसको सब चीज़ आता है। पेंट करने भी आता है, लेबर का काम करने भी आता है, मिस्त्री का काम करने भी आता है, लकड़ी का भी काम कर लेगा, मतलब सब काम कर लेगा, समझ गए, ठीक है। तो वो कैसा है, जनरल है। सच अगर बोलूँ तो वो कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक जो होता है वो कहता है नहीं, बस मैं पेंटिंग करूँगा, ठीक है, हमें लकड़ी का काम करने नहीं आता। एक बोलेगा सिर्फ मैं लकड़ी का कटिंग करूँगा, ठोकेगा कोई और, ठीक है। तो वो क्या है, अपने काम में स्पेशलाइज है। वैसे ही ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये स्पेशलाइज टाइप का होता है, मतलब पार्टिकुलर काम ही करता है। क्या करता है? जोड़ने में मदद करता है। दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज। दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज। किस काम के लिए स्पेशलाइज है बता? टू कनेक्ट वेरियस ऑर्गन ईच अदर, टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन टू ईच अदर, समझ गए? टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स टू ईच अदर। ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है, जोड़ने में मदद करता है। जैसे इसका मतलब समझते जाइए, डैट इज आई ई को क्या पढ़ते हैं, आई डॉट ई डॉट, इसको पढ़ा जाता है डैट इज, ठीक है। जैसे अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। इट कनेक्ट
टू या मोर बोन्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हड्डी को जोड़ के रखता है। क्या चीज़? कनेक्टिव टिश्यू। जहाँ पे दो हड्डी जुड़ेगा कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट टू या मोर बोन्स, समझ गया? दैट इज इट कनेक्ट्स टू या मोर बोन्स। एक या एक से ज़्यादा हड्डी को ये जोड़ने में मदद करेगा। और भी जगहों पे प्रेजेंट होता है। ये जो मसल्स है, आपका मसल्स है, उसको हड्डी से भी जोड़ के रखने में मदद करेगा। मसल्स टू बोन्स के बीच में भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, समझ गया? अलग अलग टिश्यू को बाइंड करके रखेगा, समझ गया? बाइंड डिफरेंट टिश्यू टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दो अलग अलग टिश्यू को पकड़ के रखने में भी मदद करता है, ठीक है? बाइंडिंग टू डिफरेंट टिश्यू टुगेदर, समझ गए? दो अलग अलग टिश्यू को ये पकड़ के रखने में भी मदद करता है। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या चीज़? कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है कनेक्टिव टिश्यू। गिव सपोर्ट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को सपोर्ट देता है कनेक्टिव टिश्यू, समझ गया? इसका जो सेल्स होता है वो लूजली पैक्ड होता है। सेल्स आर लूजली पैक्ड। कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स होगा एकदम लूजली पैक्ड होता है, पूरा एकदम क्लोज नहीं होता। एपिथेलियल सेल में क्या था? सब सेल सब क्लोज था, बट इसमें नहीं होगा। जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ, 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 एक यहाँ। ध्यान से देखो, ये लूजली पैक्ड है। सेल्स आर लूजली पैक्ड, समझ गए? और ये लिविंग होगा। कैसा होगा बताइए? लिविंग होगा। ये था कुछ बेसिक बातें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो सबसे मेन टॉपिक है आज का वो है ब्लड, उसको शुरू करते हैं। हो गया? अब सबसे पहला टिश्यू के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अभी जब मैं टॉपिक लिखवाया था तो वहाँ पे 5 बताया था। 5 में से सबसे पहला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वेस्क्यूलर टिश्यू, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसी का दूसरा नाम है वेस्क्यूलर टिश्यू। साफ भाषा में कहे तो ब्लड के बारे में आपको पढ़ना है। ब्लड, अरे ब्लड पता होगा ना, ये जो खून है वही, ठीक है? ब्लड जो होता है ना वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, ठीक है? ब्लड भी टिश्यू है, समझ लो इस बात को। ब्लड भी एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा वो सॉलिड ही रहेगा, डब्बा फॉर्म में रहेगा। वो लिक्विड के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, समझ गए? क्लियर है? वो फ्लो करने वाले फॉर्म में भी हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड होता है। इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है बता? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इतना तो पता होगा। इट हम लोग ब्लड के जगहों पर यूज कर रहे हैं, ठीक है? लिख देता हूँ। ठीक है, इतना तो ग्रामर आता होगा, ठीक है? ब्लड क्या है बताइए? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि बहुत सारे पार्ट को कनेक्ट करके रखेगा। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट लिंक डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर, ठीक है? दैट लिंक्स
डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो ब्लड होता है ना, ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के रखता है, समझ गए। मतलब ब्लड का वही वेसल होता है जो कि हर एक पार्ट में फैला होता है, समझ गया। ब्लड का वेसल हर एक पार्ट में फैला हुआ है और वो सबको जोड़ के रखता है। डेट लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को लिंक करके रखता है और ये हमारे बॉडी के कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है। ब्लड है तभी हम लोग अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बॉडी, एंड ऑल्सो helps to maintain the continuity of the body। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो ब्लड होता है इसको हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ब्लड को कितने पार्ट्स में? दो पार्ट में। सबसे पहला जो है वो है प्लाज्मा। खून के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड टाइप का चीज़ है, फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या है बता? प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स है। फ्लूइड का मतलब समझते हो? लिक्विड टाइप का चीज़ है। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है? जो फ्लो कर जाए। हालांकि फ्लूइड में दोनों चीज़ आता है, गैस और वाटर वाला चीज़, लिक्विड वाला चीज़, दोनों, समझ रहे हो। तो प्लाज्मा एक क्या है बताइए? फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा में आखिर होता क्या है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, समझ गया। क्या होता है बताइए? प्रोटीन होता है। ठीक है, और भी चीज़ होता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नमक होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन, सॉल्ट, मिनरल्स, ये सब चीज़ प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो ब्लड में सबसे पहले क्या चीज़ रहता है? प्लाज्मा। आपका जो खून है उसमें सबसे पहले क्या बताइए? प्लाज्मा। और हमारे ब्लड में और भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होता है, वो है आपका ब्लड सेल्स। क्या है बता? ब्लड सेल्स। मतलब ब्लड के अंदर में सेल्स प्रेजेंट होता है। और ये जो सेल्स है ना, ये तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है RBCS। RBCS नाम से क्लियर है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या कॉर्पसल्स के जगह पे आप लोग सेल्स वर्ड भी यूज कर सकते हो। रेड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल में RBC का मतलब क्या? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब रेड ब्लड कॉर्पसल्स का काम क्या है ये सब आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ होता है WBCS, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और एक और होता है टाइप्स, वो है ब्लड प्लेटलेट्स। समझ में आया? क्या क्या मैं बताया? फिर से देखो, ये सब का काम मैं आगे बताऊंगा थोड़ी देर में अभी। ठीक है, क्या क्या मैं बताया समझिए। ब्लड दो चीज़ से मिलके बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं, RBC, WBCS, ब्लड प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर प्रोटीन, सॉल्ट्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, और ब्लड का काम थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या सब पता है? ये सब आप पढ़े थे पहले 9th में या 7th में। ठीक है, ब्लड का जो सबसे मेन काम होता है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है बताइए? क्या ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं पता? खैर कोई नहीं, बताता हूँ, रुक जा। ब्लड के अंदर एक चीज़ पाया जाता है जिसको हम RBCS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBCS। ये जो RBCS होता है ना, इसके पास एक कलर जैसा चीज़ होता है। ठीक है, RBCS के पास एक कलर्ड पिगमेंट होता है, कलर्ड पिगमेंट। इस कलर्ड पिगमेंट का जो नाम होता है उसका नाम है क्या चीज़? हेमोग्लोबिन। क्या नाम है बताइए? हेमोग्लोबिन। पिगमेंट मतलब होता है कलर्ड चीज़। ठीक है, कलर्ड पिगमेंट होता है इसके पास जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। ठीक है,
ये कैसा पिगमेंट है? रेड कलर्ड पिगमेंट। इसी वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। ठीक है, रेड पिगमेंट है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। समझ गए? ये जो हेमोग्लोबिन है इसका पहले आप काम समझो। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा काम समझाता हूँ। हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आप इसका काम समझने का कोशिश कीजिए। क्या चीज़ का काम समझना है? हेमोग्लोबिन का। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना के समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान ले ये हमारा है कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है बताइए? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो आप पढ़ते आए थे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है सभी लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपको 10 में पढ़ाया जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है बताइए? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले आपको काम समझना है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम समझना है। मान ले आप रोटी खाए तो रोटी क्या होगा? इसमें जाएगा, फिर इस पार्ट में आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? ये रोटी का टुकड़ा बताइए। रोटी का टुकड़ा नहीं जाएगा, रोटी के अंदर जो काम का चीज़ होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल में। कहाँ चला जाएगा बताइए? ये जैसे मान लेते हैं ब्लड वेसल है, तो ये ब्लड वेसल में रोटी चला गया। ये क्या है बताइए? ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या हुआ? रोटी चला गया। ठीक है, मतलब जो आप ग्लूकोज खाए, मतलब ये जो खाना के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा वो कहाँ पहुँच गया है बताइए? ब्लड वेसल के अंदर। मतलब खाना के अंदर फूड, मतलब खाना में जो फूड था, ठीक है, सॉरी, फूड जो हम लोग खाए वो कहाँ पहुँच गया? ब्लड वेसल में। ठीक है, कहाँ पहुँच गया फूड? ब्लड वेसल में। ठीक है, और ये जो ब्लड वेसल होता है ये हमारे पूरे सेल्स तक पहुंचा होता है। समझ गए? हर एक जगहों पे ब्लड वेसल पहुंचा होता है, और ये ब्लड वेसल क्या करता है? इस फूड को, ये जो ग्लूकोज है, ये जो खाना है, इसको पहुंचा देता है कहाँ तक बताइए? सेल्स तक पहुंचा देता है, सेल्स तक। समझ गया ग्लूकोज को? अब देखो एक चीज़। ठीक है, अब एक चीज़ आपको देखना है ध्यान से। अब आपको अगले सिस्टम के बारे में बात करना है, वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये तो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आगे वाला पार्ट। समझ गए? ये डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या होता है? हमारे बॉडी में एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस लेने वाला सिस्टम। अरे भाई, ये मुंह है, ये नाक है, नाक ही से तो सांस लेते हो, तो ये हो गया आपका नाक वाला पाइप। समझ गए? नाक वाला सिस्टम। और ये जो नाक वाला सिस्टम है ना, ये आगे जाके डिवाइड कर जाता है। ठीक है, ये आगे जाके इस टाइप से डिवाइड कर जाता है। समझ गए? इस टाइप से। ठीक है, समझ गए? आगे जाके ये डिवाइड कर जाता है। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं है डाउट? ठीक है, ये आगे जाके ऐसे डिवाइड कर जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये है हमारा कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है समझा करो। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है वो देखो। ये आगे की तरफ डिवाइड होता है, ये सब का नाम अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ बलून जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सबके मतलब अंत में। समझ गए? इंडिंग वाले पार्ट्स पे। समझ गया? क्या प्रेजेंट होता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वियोली बोल देते हैं। अब ये क्या होता है इस सब से आपको मतलब नहीं है। समझ गए? अब क्या हुआ वो देखो। अब आप बाहर से एयर लेके आए, हवा लेके आए, ये हवा ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या है बताइए? एयर। ठीक है, एयर 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 एयर, यहाँ तक एयर पहुँच गया। क्या गया बताइए? एयर, हवा गया। ठीक है, हवा गया। समझ गए?
अब ये जो हवा है इसके अंदर क्या क्या है वो समझो। हवा में सब चीज़ होगा। अरे भाई हवा में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और भी बहुत सारा गैस होता है, समझ गए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फलना ठिकाना, ठीक है, बहुत सारा गैस होता है, जैसे नोबेल गैस होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेन था वो मैं लिख दिया। तो हवा के अंदर क्या है, जो जो गैस प्रेजेंट था सब हमारे नाक के थ्रू अंदर चला गया। कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक। अब क्या होता है वो समझा करो भाई, ये आपको 9th में पढ़ना था। यहाँ पे एक पाइप होता है, समझ गया, ब्लड का, ठीक है। ये क्या है बताइए, ब्लड वेसल। क्या है, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल होता है। अब ये जो ब्लड वेसल है ना, खून का जो पाइप है, इसके अंदर ब्लड होगा और ब्लड के अंदर आरबीसी होगा और आरबीसी में क्या होगा, हेमोग्लोबिन। फिर से सुनो, ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में आरबीसी तो होगा ही ना, आरबीसी होगा, समझ गया। ब्लड वेसल में आरबीसी होगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और रेड ब्लड कॉर्पसल्स में रेड कलर्ड पिगमेंट हेमोग्लोबिन तो होगा ही होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो ये जो हेमोग्लोबिन होता है किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। इसको मैं अब रब कर देता हूँ, ये आप लिख चुके होइएगा, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है बताइए, हेमोग्लोबिन, मतलब आरबीसीएस, समझ गया, सिंपल भाषा में लिखे तो। और आरबीसीएस में क्या होता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये हेमोग्लोबिन कैसा पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, समझ गए। पिगमेंट मतलब कलर्ड चीज़, किस कलर का चीज़ होगा, लाल कलर का, तो लाल कलर का पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। और ये जो हेमोग्लोबिन होता है ना, इसी का काम होता है ऑक्सीजन को पकड़ना, समझ गए। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है बता, टू होल्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, समझ गए। इसका काम हेमोग्लोबिन का वही है, जो हम लोग सांस लिए बाहर ऑक्सीजन रहेगा उसको पकड़ के अंदर ब्लड वेसल में डाल देना, ब्लड वेसल में उसको डाल देना, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या हुआ बताइए, फूड और ग्लूकोज मिल गया, फूड और ग्लूकोज तो सेल्स तक पहुंच ही चुका है, समझ गया। अब क्या होगा वो देखो, अब ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड वेसल में चला गया, मतलब ऑक्सीजन, बाहर वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, एल्वियोली के थ्रू इसमें चला गया ब्लड वेसल में। अब क्या होगा, ब्लड वेसल पूरा सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा देगा, पूरे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा देगा, समझ गए। ब्लड वेसल क्या किया, सबसे पहले खाना को लिया इंटेस्टाइन से और ब्लड वेसल में डाल दिया और सेल तक पहुंचाया, और खाना को लिया और ऑक्सीजन को पूरे सेल्स में पहुंचा दिया, समझ गए, हेमोग्लोबिन की मदद से, समझ गए। अब देखो उसके बाद क्या होगा, ये खाना और ऑक्सीजन दोनों मिलके सेल के अंदर क्या होगा, सेल्स के अंदर इस खाना का तोड़ाई होगा, मतलब ये जो ग्लूकोज है इसको ब्रेक डाउन करेगा, क्या करेगा बताइए, ब्रेक डाउन करेगा। सेल्स के अंदर इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा। और इसी ब्रेक डाउन को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, समझ गए। जितने लोगों को नहीं पता था रेस्पिरेशन क्या होता है, आ गया होगा समझ में, समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है वो समझो, जब ये रेस्पिरेशन हो जाएगा तो इसमें से CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। उसी एनर्जी की बदौलत हम लोग बोल पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं। और CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा, और CO2 जो निकलेगा ना, CO2, ठीक है, CO2 जो निकलेगा वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा समझो। एक चीज़ देखो, ब्लड के अंदर क्या था बताइए, हेमोग्लोबिन, समझ गया, रेड कलर पिगमेंट, जो कि ऑक्सीजन को पकड़ के सेल तक दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ के ले गया और सेल्स तक पहुंचा दिया। अब क्या होगा, ये जो आरबीसीएस के अंदर जो आरबीसीएस जो होता है ना, ये खाली डब्बा के समान होता है। ये क्या है बताइए, खाली डब्बा, जिस डब्बा में क्या है, हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट, ठीक है, ठीक है। ये क्या है बताइए, हेमोग्लोबिन, ये क्या है, आरबीसीएस। तो ये जो डब्बा है ना, हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट, ये रेड पिगमेंट यहाँ से तो ऑक्सीजन पकड़ के ले गया। अब क्या होगा, उधर से खाली थोड़ी ना आएगा, मतलब ब्लड पहुँचेगा ना भाई। अब जैसे मान लेते हैं गंदा वाला खून भी ना यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो भाई, अब ऑक्सीजन को ये पकड़ के ले गया यहाँ से, क्या हुआ, थोड़ा समझने का कोशिश करो, समझने का, मुझे पता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, बट समझ लीजिए एक बार। ये यहाँ से हेमोग्लोबिन
ये जो है रेड वाला पिगमेंट ऑक्सीजन को पकड़ के ले गया, सेल तक दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो रेड वाला चीज़ है ना, ये तो खाली हो जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ये CO2 को पकड़ लेगा। अब क्या करेगा, जो भी ये CO2 निकल रहा ना गंदगी, मतलब रेस्पिरेशन के दौरान, मतलब खाना ब्रेकडाउन के दौरान, उसको ये पकड़ लेगा और इसको पकड़ के ले आएगा, पकड़ के लाएगा, समझ गए, पकड़ के लाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर क्या रहेगा बताइए, CO2 रहेगा, समझ गए, और CO2 को ये अंदर डाल देगा। CO2 को कहाँ डाल देगा, इसमें डाल देगा, एल्वियोली में। ये क्या है, CO2, समझ गए। और इसमें से इसमें क्या चीज़ डालेगा, ऑक्सीजन डालेगा। क्लियर, इसमें से इसमें CO2 डाला, इसमें से इसमें ब्लड वेसल में ऑक्सीजन डाला, और यही तो होता है, CO2 डाल देता है तो हम लोग एक्सेल करते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं, तो क्या है, इसमें CO2 आया, समझ गए। क्लियर, डाउट क्लियर हो गया। बस यही था हेमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो एक बार और देख लीजिए, समझ गए। इसी वजह से मैं बहुत सारा टॉपिक को मिक्स नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये सब मुझे बताना था आज। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़े, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड का काम क्या है, पता लगा। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, समझ गए, ठीक है। ब्लड का और भी हम लोग काम देख रहे थे, ब्लड ही के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, गैसेस, ऑक्सीजन, ये सब चीज़, समझ गए। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को। गैसेस में किस किस गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को, ऑक्सीजन को, ठीक है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को, गैसेस को। गैसेस को मेनली हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, CO2, ऑक्सीजन, इस सब का ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट होता है, समझ गए, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, विटामिन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और भी बहुत सारा चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, समझ गए, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिया जाता है। एंड ऑल्सो कैरी एक्सक्रीटरी वेस्टेस, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट CO2 निकल रहा था उसको भी ये कैरी कर रहा था, समझ गए। एंड ऑल्सो कैरी एक्सक्रीटरी वेस्टेस, ठीक है, और भी तरह का वेस्ट होता है उसको भी निकालता है, समझ गए। एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, समझ गया। समझ गया, ये कहाँ से लाएगा बताइए, फ्रॉम द टिश्यू, ये टिश्यू से लाएगा और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू छोड़ देगा, समझ गए, टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या सिंपली आप वैसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक दे देगा, समझ गए। ये थोड़ा लिखना ज़्यादा सही रहेगा, समझ गए। क्लियर, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। ये जो ब्लड होता है ना, ये हीट को भी कंडक्ट करता है, समझ गया, ब्लड ऑल्सो कंडक्ट हीट। ये जो ब्लड है ये हीट को भी कंडक्ट करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, समझ गया, एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, समझ गया। 1 मिनट रुक जाइए, बस चेक कर लेता हूँ साउंड वगैरह जा रहा है कि नहीं, समझ गए, ठीक है, समझ गया। इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, दिख रहा है सब प्रॉपर, साउंड भी जा ही रहा है, ठीक है सब बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, वो टॉपिक है ब्लड का टाइप, ठीक है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, पहले ही बताया था।
चलिए शुरू करते हैं ब्लड के टाइप्स के बारे में। उसमें सबसे पहला क्या था बताइए, आरबीसीएस। आरबीसीएस का तो टोटल काम मैं आपको अभी बता ही दिया था, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, समझ गया, ये ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। कौन कौन सा गैसेस था पता लग गया, O2 और CO2। O2 कहाँ से कैरी हो रहा था बताइए, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ब्लड, ठीक है। मतलब जो बाहर ऑक्सीजन होगा वो ब्लड में चला जाएगा, और CO2 कहाँ से होगा, फ्रॉम ब्लड टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। ब्लड से इसको बाहर निकाला जाएगा। अब कितना बड़ा स्टेप होता है ये सब आपको आगे पढ़ना है। तो इट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2, समझ गए, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ये इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट किसके हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। अब कैसे हुआ ये सब बता दिया था अभी, समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टाइप्स के बारे में, वो है आपका WBCS। WBCS क्या होता है इसको समझने का कोशिश करते हैं। ये ना हमारे बीमारी से फाइट करता है, समझ गया। ये क्या होगा, डिजीज से फाइट करेगा। मान लो कोई बाहरी चीज़ आ गया, बॉडी के अंदर घुस गया, तो ये WBC पूरा एक्टिव हो जाएगा और सबको पकड़ पकड़ के मारने लगेगा, समझ गया। कोई भी चीज़ बाहरी घुसेगा ना तो WBC पकड़ के मारने लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मारने में ये मरेगा नहीं, ठीक है, मरता भी है। जैसे मान लो कोई भी आपको अगर इन्फेक्शन लगा, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले WBC आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। जब आप लैब में टेस्ट करवाओगे ना ब्लड का, तो WBC उसमें बढ़ा रहेगा, चाहे आपके साथ कुछ भी होता है तो, ठीक है। चाहे आप गिर गए, कहीं पे घाव हो गया, फूट गया, टूट गया, उसमें WBC बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कहीं भी अगर इन्फेक्शन लगता है, आपको बीमारी होता है, तो क्यों, क्योंकि अगर कोई भी बाहरी चीज़ घुसेगा, WBC क्या करेगा, उसको पकड़ के मारेगा। हो सकता है कि पूरा कंप्लीटली मार दे, हो सकता है कि मारने में ये मरे भी। अरे भाई मारने जाएगा तो मरेगा भी ना, कई बार हार भी जाता है, समझ गए। तो लेकिन मारने का पूरा कोशिश करता, मारते रहता है। इसीलिए ब्लड के अंदर WBC का अमाउंट बढ़ जाता है, समझ गए। क्यों बढ़ता है पता लगा, बीमारी के टाइम, क्योंकि ये डिजीज से फाइट कर रहा होता है, समझ गए। मरता भी है और लगातार बन भी रहा होता है, समझ गए। WBC फाइट विथ डिजीजेज, बीमारी से इसको लड़ना होता है, समझ गए। बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, कैसे मारता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। जैसे देख लो अभी कोविड था, ठीक है, तो कोविड में क्या था, जैसे वो हमारे बॉडी के अंदर जाता था, ये WBC एक्टिवेट हो जाता था और उसके लिए एंटीबॉडी तैयार करता था। मतलब उसका जो बॉडी है ना, उसको मारने वाला एंटी चीज़ तैयार करता था, तब मारता था पकड़ के। हाँ, कई बार ये मतलब असफल हो जाता था, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, पेशेंट का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता था। लेकिन ये पूरा कोशिश करता था, इवन बहुत आदमी बचा। कोविड का तो सबसे कम डेथ रेट था, बस 1%, समझ गया, इससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है, क्लियर है, समझ गया। ये डेटा सरकारी है, अब ओरिजिनल डेटा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। सेकेंड वेव में शायद बहुत आदमी मरा था, ठीक है, वो डेटा शायद सरकार के पास अच्छा वाला डेटा नहीं है, ठीक है, बहुत सारा रिपोर्ट पता ही नहीं लगा था। तो ये सबको आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सब मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले जो कवर करते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मीडिया वाले के द्वारा बताया गया बात। आगे बढ़ते हैं। अब आता है WBCS। तो WBCS जो होता है ना, ये कुछ टाइप्स के होते हैं। जब आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो उसमें लिखा रहेगा न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब लिखा रहता है, समझ गया। तो ये सब WBC का टाइप है, समझ गया, WBCS का। न्यूट्रोफिल्स फुल फॉर्म सभी लोगों को पता, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स लिखवा दिया था, समझ गए। अब देखो न्यूट्रोफिल्स रहता है, बेसोफिल्स हो सकता है, ठीक है, बेसोफिल्स, ये सब क्या है, WBCS का टाइप्स है। मतलब 4-5 टाइप होता है। एसिनोफिल हो सकता है, एसिनोफिल्स, समझ गया। इस सब का भी कभी कभी अमाउंट बॉडी में बढ़ जाता है। लिम्फोसाइट हो सकता है, मोनोसाइट हो सकता है,
समझ गया, लिम्फोसाइट, ठीक है। और भी चीज़ हो सकता है, मोनोसाइट हो सकता है। ये जो मोनोसाइट होता है ना, इसमें सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। ये अगर आप याद करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, सबसे बड़ा साइज, ठीक है, समझ गए। अब और भी चीज़ होता है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है बताइए, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीएस हो गया, डब्ल्यूबीसीएस हो गया, उसके बाद क्या होगा, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है, कभी भी जब आपको चोट लगता है तो उससे ब्लड निकलते रहता है, समझ गया। जैसे मान लो कहीं आपका हाथ फूट गया तो क्या होगा, ब्लड निकलने लगेगा। तो उस ब्लड को जो बंद करने का काम है, समझ गए, वो काम है ब्लड प्लेटलेट्स का, समझ गए। मतलब ब्लड जो बह रहा है उसको बंद करने का काम है प्लेटलेट्स को। कैसे होता है वो देखो, जैसे मान लो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, जैसे मान लो ये हाथ है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, इसके ऊपर ना जाल बना देगा। क्या बना देगा, जाल, ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरह का जाल बना के इसको घेर देगा, समझ गए, हाथ को। अब यहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड को फ्लो होने से बचाया, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को जमा देगा, समझ गए, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड प्लेटलेट होता है ना, ये डेंगू या जब और भी बीमारी होता है तब इसमें फ्लैक्चुएट करता है, मेनली डेंगू में करता है, समझ गए। ब्लड प्लेटलेट जो होता है ना, डेंगू में बहुत ज़्यादा कम जाता है। जब डेंगू किसी को होता है ना, डेंगू कैसे होता है पता है ना, मच्छर काटने से, ठीक है, मस्क्यूटो बाइट से होता है। जब मच्छर काट लेता है, मतलब स्पेशल मच्छर होता है वही काटता है, ठीक है। वो जब मच्छर काट लेगा ना, डेंगू वाला मच्छर जब काटेगा, तब क्या होगा, ये जो ब्लड प्लेटलेट होता है ना, इसका अमाउंट ही बहुत ज़्यादा कम जाता है। क्या होता है बताइए, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, समझ गया। ब्लड प्लेटलेट का ही अमाउंट कम जाता है, लो लेवल्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट। अब बता, ब्लड प्लेटलेट का अगर अमाउंट मतलब कम जाएगा, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, गाड़ी को जाने दीजिए। हाँ, ब्लड प्लेटलेट का मान लेते हैं अमाउंट एकदम गिर गया, प्लेटलेट एकदम कम गया, तब क्या होगा बताइए। अगर किसी को डेंगू हो गया, थोड़ा कट जाएगा, तो क्या उसका खून बंद होगा, नहीं बंद होगा, बहुत टाइम लगेगा, समझ गया, बहुत ब्लड लॉस हो सकता है। तो डेंगू में लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स हो जाता है। इवन प्लाज्मा का भी अमाउंट कम जाता है, ब्लड में प्लाज्मा था ना स्टार्टिंग में लिखे होइएगा, वो भी कम जाता है, एंड प्लाज्मा। अरे भाई ये याद है ना, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, समझ गए। ये ब्लड सेल्स में क्या होता है, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स, समझ गए, क्लियर है। एक और बीमारी होता है मच्छर से रिलेटेड, मलेरिया, ठीक है, उसमें ना आरबीसीएस का अमाउंट कम जाता है, समझ गए। आरबीसीएस का अमाउंट कमता नहीं, जनरली ब्रेक डाउन होने लगता है आरबीसीएस, समझ गया, किसमें, मलेरिया में। पहले क्या होगा बताइए, आरबीसीएस ब्रेक डाउन होने लगेगा, एबनॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीएस, समझ गए, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीएस होने लगेगा। एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीएस लीड्स टू, क्या होगा बताइए, जब आरबीसीएस बहुत ज़्यादा टूटने लगेगा ना, तो इसे एक बीमारी हो जाएगा जिसको अनीमिया हम लोग बोलते हैं, समझ गए, याद रखिएगा। अनीमिया आरबीसीएस के कमी से हो जाता है, ठीक है, आरबीसीएस डैमेज होने लगता है मलेरिया में, समझ गए। तो आरबीसीएस डैमेज होगा तो पता ही है, सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो मलेरिया भी खतरनाक बीमारी है, डेंगू भी खतरनाक है, कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है, समझ गए। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वो है स्केलेटल टिश्यू, ठीक है, हो गया, नहीं तो मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है, यहीं तक रहने देता हूँ,
वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत खिचड़ी टाइप का था, समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग 4 टिश्यू के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ ब्लड के बारे में बताया हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग स्केलेटल के बारे में बात करेंगे और भी 3-4 टिश्यू के बारे में बात करेंगे, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव, ठीक है, एरियोलर, एडिपोज, इस सब के बारे में बात होगा अगले लेक्चर में, समझ गए। वहाँ पर ये टॉपिक आपका पूरा खत्म हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2 में, समझ गए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।